हेलो दोस्तों, मैं इंद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग एनसीईआरटी के सीरीज में दोस्तों हम लोग फोर्थ वन चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट वन चैप्टर से स्टार्ट किया था दोस्तों। क्लास 6 1 के एनसीईआरटी को हम लोग पढ़ रहे हैं। कक्षा 6 के एनसीईआरटी को हम लोग पढ़ रहे हैं और कक्षा 6 के एनसीईआरटी में दोस्तों हमने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग सारे हर एक शब्द को मतलब शब्द बाय शब्द हमने डील किया। फर्स्ट वन चैप्टर को समझा, सेकंड वन चैप्टर को समझा दोस्तों। उसके बाद आज हम लोग क्या समझेंगे, फोर्थ वन चैप्टर को समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ कि फर्स्ट वन चैप्टर हमने देखा था व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ, ये देखा था। सेकंड वन चैप्टर हम लोगों ने क्या देखा था दोस्तों। सेकंड वन चैप्टर में सेकंड वन चैप्टर में हम लोगों ने सेकंड वन चैप्टर आपका था फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोविंग फूड। फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोविंग फूड था। क्या था दोस्तों? फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोविंग फूड था। थर्ड वन चैप्टर आपका था इन द अर्लियर सिटीज। इन द अर्लियर सिटीज में हम लोग दोस्तों ने किसका, इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिटेल में समझा। इसके पहले लेक्चर में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को जो अमूमन फैक्ट जो जल्दी एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, उसको भी हमने डिलीवर करने का प्रयास किया दोस्तों। अब हम लोग इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग फोर्थ वन चैप्टर को डील करते हैं और उस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं। व्हाट बुक्स फोर्थ वन चैप्टर का नाम है दोस्तों व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस। व्हाट चैप्टर नंबर 4 है दोस्तों। कौन सा है? चैप्टर नंबर 4 है व्हाट बुक्स एंड बरियल टेल अस। ये दोस्तों आपका पूरे चैप्टर का नाम है, यानी जो किताबें होती हैं और जो शवें होती हैं, जो जिसमें शव को दफनाया जाता है, वो हमें क्या बताती हैं और क्या सिखाती हैं, क्या इतिहास के हमको नए पन्नों को सिखाने और समझाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। ये हम लोग देखने और समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। आपको ऑडियो वीडियो एकदम विजुअल है, सब कुछ दिख रहा है अच्छे से, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। बस समस्या इसी में है कि हम लोग अच्छे चीजों को समझ ले, हमारे दिमाग में बैठ जाए। जब कभी भी जिंदगी में कोई भी सवाल आए, से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, वी आर एबल टू हैंडल दैट क्वेश्चन। हम लोग उस करीब में पहुंच जाए जिससे हम लोग उस क्वेश्चन को बारीकी को समझे और मैं उसका आंसर दे पाऊँ दोस्तों। बस हमारा यही उद्देश्य है दोस्तों। तो दोस्तों हम थोड़ा सा इस चैप्टर को दोस्तों डायरेक्ट चैप्टर पे ना जा करके हम थोड़ा सा इसका माहौल बनाते हैं। माहौल मतलब समझते हैं? माहौल बनाने का मतलब कि आपको कुछ बातें बताता हूं जिससे आपको जो चैप्टर है, जो चैप्टर का कंटेंट है दोस्तों, ये आपको थोड़ा सा इजीली और आप लिंक कर पाए। दोस्तों हम लोगों ने स्टार्ट किया था दोस्तों स्टोन एज से, यानी पैलियोलिथिक एज से स्टार्ट किया। पूरा पाषाण काल को समझा, मध्य पाषाण काल को समझा, उसके बाद हमने नव पाषाण काल को समझा। उसके बाद हम लोगों ने ये पाषाण काल के युग को देखने और समझने के बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा कि जो शुरुआती मानव थे, जो आदि मानव, जिसको प्रिमिटिव मैन के नाम से जानते हैं, आदि मानव जो थे वो दोस्तों क्या करते हैं, हंटिंग करते थे। हंटिंग करते करते उनके अंदर जो है कि कैसे एक परिकल्पना उगती है और कहीं न कहीं रिसोर्सेज जो आपके दोस्तों आसपास की जो चीजें होती है वो आपकी स्किल डेवलप करने में, यानी इन्वायरमेंट जो आपका पर्यावरण होता है दोस्तों, वो आपको सोचने, समझने, खान पीन का हर एक तरीका डिसाइड करता है। उसी प्रकार से उस समय के आदिमानव जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उनकी मतलब कि हंटिंग, गैदरिंग और फूड स्किल और स्किल बदल रहा था दोस्तों। वो सिर्फ हंटिंग से गैदरिंग की तरफ, गैदरिंग से वो फिर फार्मर की तरफ गए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करने लगे और अपने जो औजार थे उसमें टूल्स, वेपन्स थे, उसको भी इम्प्रूवमेंट किया। जब इन सारी चीजों को हमने दोस्तों देखा कि कैसे मानव का विकास हो रहा है, कैसे वो अपने लाइवलीहुड को थोड़ा सा और सुगम और सरल की तरफ जा रहा है, जो भाग दौड़ की जिंदगी है उसको स्टेबिलिटी ला रहा है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो दोस्तों उसी बीच में हमको दुनिया का सबसे पहला सिटी का डेवलपमेंट का हमको एक साक्ष्य मिलता है, जो वो आज से लगभग 150 ईयर्स एगो, 150 साल पहले, जो मतलब कि जब पंजाब वाले जन में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, उसी समय
समय वहाँ पे कुछ साक्ष्य मिलते हैं। उस साक्ष्य हमको पता चलता है कि यहाँ पे जो है कि आज से लगभग 4700 साल पहले एक सिटी का विकास हुआ होगा। उस सिटी को, उस पूरे कल्चर को दोस्तों हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से कहा। और हम लोगों ने इसके लास्ट वाले लेक्चर में दोस्तों हमने बताया था सिंधु घाटी सभ्यता को किसने नाम दिया और कैसे टर्म का निजात किया गया, ये कैसे कल्चर, इस पूरे जो सभ्यता थी, ये कल्चर था, उसको किसने नाम दिया और टर्म को किसने कॉइन किया। इसके पहले दोस्तों हमने उस वीडियो में बहुत डिटेल आपको समझाने और बताने का प्रयास किया दोस्तों। अब हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ से जो आपको इतिहास देखने और समझने का मिलेगा दोस्तों, वो क्या होगा, अब आपको इंसान जो है कि जो एक शुरुआती दौर से, यानी जो इंसान, जैसे हम लोग कभी, अभी आपका गांव होगा, अब गांव में क्या होगा कि धीरे धीरे जो कि गांव बहुत घने होते जा रहे होंगे, घने होते जा रहे हैं। एक प्रकार से जो गली होगा, आपके गाँव का जो गली होगा, एक मोहल्ले में जैसे डेवलप, मतलब कि घने हो जाएंगे, तो जैसे टाउन कस्बों में होता है, उस प्रकार से एक गांव है कस्बों में चेंज होने लगता है। इसी प्रकार से अब हम लोग देखते हैं कि वैदिक सभ्यता को देखने और समझने का प्रयास करेंगे। यानी वैदिक काल के लोग जो ट्राइबल पीपल हुआ करते थे, जो गांव में निवास करते थे, जो कबीलों के साथ रहते थे, ग्रुपिंग के साथ रहते थे, अब इनका जो है कि धीरे धीरे जो विकास होता है, ये रूरल एरिया से होंगे, फिर उसके बाद ये टाउन डेवलप करेंगे। उसके बाद जो है कि हमारे इतिहास का एक कड़ी एक दूसरे कड़ी से जुड़ता जाता है। और यहाँ से मतलब कि एक बार हम लोगों ने एक सिटी को देखा, उसके बाद हम लोग फुल रूरल एरियाज को समझने का प्रयास करते हैं, यानी वैदिक कल्चर को देखने समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। अब यहाँ से जो आपके प्रॉपर इतिहास होगा वो एक दूसरे से लिंक होता चला जाएगा दोस्तों। अब मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ दोस्तों, आप भी कोई भी लेक्चर मिस मत करिएगा। आप बस सुनते जाइए, समझते जाइए, देखिए आपके अंदर कितना इम्प्रूवमेंट होता है और आपको जो फैक्ट है वो कॉन्सेप्ट में तब्दील करके मैं क्या कर रहा हूँ, उसको याद दिलाने समझाने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। आई होप मैं जो आपको अभी तक समझाया बताया, आप उसको अच्छे से लिंक कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे दोस्तों। बिफोर बिगिन विद दिस चैप्टर दोस्तों, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं। जो भी नंबर है, जो भी आपका स्ट्रेंथ है, जो भी आपका पोटेंशियल है दोस्तों, मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, वीडियो से थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमको भी MTP, क्योंकि हम लोग क्या वीडियो को शेयर करेंगे, थोड़ा सा लोगों की संख्या बढ़ेगी, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, सारा कुछ बढ़ेगा, परिवार बढ़ेगा, तो हमको भी थोड़ा सा खुशी मिलेगी। और जो कि और हमेशा याद रखना दोस्तों, जो कि कोई कल्चर, कोई जो है कि यूनिटी तब स्ट्रेंथ होती है जब वहाँ पे मल्टीपल प्रकार के लोग होते हैं, यानी मल्टी डायमेंशन के पीपल होते हैं, मल्टी कल्चर के लोग होते हैं, तब जाके वहाँ पे विचारों का आदान प्रदान होता है। यानी जितने लोग आपको जोड़ेंगे उतना आपको पढ़ने और समझने में दोस्तों बहुत ही आनंद आएगा। तो दोस्तों अब चलो हम लोग इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। मैं ऐसा उम्मीद करूंगा आप हमारी बातों को समझेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करने और कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। आप हमारी इस जर्नी में जरूर मदद करेंगे। मैं इसी आशा के साथ इस चैप्टर की तरफ मूव करता हूं। तो हमने दोस्तों कहा व्हाट बुक्स, यानी आपकी पुस्तकें और जो बरियल्स हैं हमें क्या बताती हैं। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो डे, दुनिया की जो फर्स्ट बुक है, जो मतलब कि बुक लिखी गई है, जिसको आज हम लोग उसको डिसिफर कर पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वो दोस्तों क्या था, वैदिक सभ्यता, वैदिक काल के लोग थे। यानी वैदिक काल में, वैदिक कल्चर में जो बुक लिखी गई है वो क्या है, वेदाज है। क्या है दोस्तों, वेदाज। तो जो आपका आज हम लोग वेदाज के नाम से, वेद के नाम से जानते हैं दोस्तों, ये वेदाज जो है किससे मिलकर के बना है, जो एक वेदा जो है कि किस वेदाज इसलिए क्योंकि 2 से अधिक वेद है, ठीक है, इसलिए प्लूरल में लिखा गया है। तो मैं बताता हूँ दोस्तों, जो वेदा है, जो वेद है वो विद से मिलकर बना हुआ, जिसका मतलब होता है क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है नॉलेज होता है। क्या दोस्तों, नॉलेज होता है, नॉलेज फॉर ज्ञान होता है। क्या होता है, ज्ञान होता है। नॉलेज का मतलब क्या होता है दोस्तों, ज्ञान होता है। क्या होता है, ज्ञान होता है। और इनके समय में जो कल्चर डेवलप हुआ, इस वेद के समय, इस वेदाज के नॉलेज के, इस वेद के नॉलेज से जो कल्चर, जो रहन पान, खान पीन, वहाँ की बोली भाषा जो भी डेवलप होता है, उसको हम लोग वैदिक कल्चर के नाम से जानते हैं। किसके दोस्तों, वैदिक कल्चर। ये इनकी पूरी एक अपनी कल्चर है जो
जो पिछले वाले इतिहास जो हम लोगों ने पढ़ा वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक क्या बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से, इससे टोटली डिफरेंट है। बिकॉज दिस सिविलाइजेशन इज बिलोंग टू रूरल यानी ट्राइबल कल्चर। यानी ये जो है कि पूरी कल्चर जो ट्राइबल के बारे में यानी जनजाति के बारे में बताते हैं, जनजाति कैसे गैदरिंग होते हैं, कैसे उनकी जीवन यापन है, कैसे उनकी हायरार्की है, कैसे उनकी फैमिली है, कैसे उनकी सोसाइटी है, इन सब चीजों को दिखाता है। लेकिन हम लोग जो इसके पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखा समझा दोस्तों, वो क्या है कि आई होप आपको आवाज कुछ दिक्कत नहीं होगी, सारा कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा दोस्तों। तो हमने क्या बताया कि उस कल्चर से ये टोटली कल्चर क्या है दोस्तों, डिफरेंट है। इसमें मतलब कि वो टाउन मतलब कि वो क्या बोलते हैं कि आपका वो जो कल्चर था दोस्तों, वो जो कल्चर था शहरी सभ्यता थी, और ये कैसी गांवों की सभ्यता है। गांवों को चीजों को हम लोग देखने और समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर फोर वेद के मतलब वेद किससे मिलकर मतलब वेद से मिलकर बना, जिसका मतलब होता है नॉलेज होता है। दोस्तों एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों जो ये कल्चर डेवलप हुआ है दोस्तों, इसको जो कि जो ये बाहर के लोग आए थे बाहर से, यानी ये सेंट्रल एशिया से बिलोंग करने वाले पीपल थे जिन्होंने इस कल्चर को पूरा डेवलप किया है। उसको उस उन लोगों को कहा जाता था, इसको आर्य कल्चर भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आर्य। क्या कहा जाता था दोस्तों? आर्य। यानी इस कल्चर को जो डेवलप किया उसको क्या कहा जाने लगा? आर्य। क्या कहा लगे? आर्य। आर्य या फिर आर्यन। ठीक है दोस्तों, इसका आर्य का मतलब होता है दोस्तों, आर्य का मतलब होता है नोबल मैन। क्या होता है? उत्कृष्ट। नोबल मैन क्या होता है? नोबल मैन यानी उत्कृष्ट पर्सन, उत्कृष्ट व्यक्ति को ही आर्य के नाम से, यानी उनके द्वारा जो कल्चर डेवलप किया गया दोस्तों, जो उनकी सोसाइटी, उनकी लैंग्वेज थे, उनका खान पान था, उनका रहन सहन था दोस्तों, उनकी सोसाइटी थी, उनका रिलीजियस पैटर्न था, उस सभी कल्चर को दोस्तों हमने किस नाम से जाना? वैदिक कल्चर के नाम से जाना दोस्तों। किसके नाम से जाना? वैदिक कल्चर के नाम से जाना दोस्तों। अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वेदास। देखो दोस्तों हम लोग बहुत ही बारीकी से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चैप्टर को डील करेंगे। इसके बाद इस चैप्टर में आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या, तने की भी समस्या नहीं रह जाएगी। ये हमारा वादा नहीं दावा है। क्या है? वादा नहीं दावा है, और हम इसको कंप्लीट भी करेंगे दोस्तों। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वेदास। कितने दोस्तों? 4। कितने? 4 टाइप्स ऑफ वेदास। 4 टाइप ऑफ वेदा। फर्स्ट वन दोस्तों लिखेंगे ऋग्वेद। ठीक है दोस्तों, कौन सा? ऋग्वेद है। सेकंड वन दोस्तों आपका सामवेद है। कौन सा दोस्तों? सामवेद है। थर्ड वन है दोस्तों आपका यजुर्वेद है। कौन सा दोस्तों? यजुर्वेद है। यजुर्वेद है। यजुर्वेद है दोस्तों। फोर्थ वन दोस्तों आपका आर्य अथर्ववेद है। कौन सा दोस्तों? अथर्ववेद है दोस्तों। अब इसके बाद मैं जो बताने चल रहा हूँ दोस्तों, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ऐसे आप बनाइएगा जिससे आपको सुविधा होगी दोस्तों। जब हम लोग जब इन तीनों वेदों के बारे में हम लोग जब पढ़ते हैं, इनके कल्चर को समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों, इसको कहा जाता है फिर लेटर वैदिक पीरियड्स। क्या जाता है दोस्तों? लेटर वैदिक पीरियड्स। क्या कहा जाता है? लेटर वैदिक पीरियड्स, यानी उत्तर वैदिक कल्चर। उत्तर वैदिक कल्चर, वैदिक कल्चर। और जो हम लोग ऋग्वैदिक काल में पढ़ते हैं, अर्ली वैदिक कल्चर या वैदिक कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ली या वैदिक कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? वैदिक कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैदिक कल्चर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से वैदिक कल्चर को हम लोगों ने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, अर्ली वैदिक कल्चर और लेटर वैदिक कल्चर। ठीक है, अर्ली वैदिक कल्चर में सिर्फ ऋग्वेद आएगा, और लेटर वैदिक पीरियड में दोस्तों कौन कौन से आ जाएंगे आपके? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। दोस्तों एक बात याद रखना, अब हम लोग देखते हैं, एक बात याद रखना, ईच वेदास हमने कहा सभी वेद को फिर उससे और भागों में डिवाइड किया गया है, जिसको हम लोग ब्राह्मणाच, अरण्यकाच, उपनिषद के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? ईच वेदास आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स बट हियर डील्स विद द 3 टाइप्स। यहाँ पे सिर्फ 3 टाइप की बात की गई, तो हम लोग 3 टाइप को ही बताएंगे और समझेंगे।
तो फर्स्ट वन क्या है दोस्तों, ब्राह्मण है, मतलब कि सभी वेदांत यानी ऋग्वेद के 3 पार्ट होंगे, सामवेद के 3 पार्ट होंगे, यजुर्वेद के 3 पार्ट होंगे और इनके भी अथर्ववेद के भी 3 पार्ट होंगे। इनको फिर फर्दर डिवाइड किया गया, यानी ब्राह्मण ऋग्वेद, अरण्यकाज ऋग्वेद और उपनिषद के ऋग्वेद के समय का जो उपनिषद है, ऐसे ऐसे इनको भागों में डिवाइड किया गया। तो यानी ईच वेदास आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट वन, ईच वेदास डिवाइडेड इनटू 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन ब्राह्मण या ब्राह्मणाच, अरण्यकाच, उपनिषद। क्या दोस्तों, ब्राह्मणाच, अरण्यकाच, उपनिषद, इनको 3 भागों में दोस्तों डिवाइड किया गया। आई होप आपके दिमाग में अच्छा गया होगा, मैंने इतनी बार बोल दिया दोस्तों। लेकिन अब इसके हम लोग टाइम पीरियड की बात करते हैं दोस्तों। इसका जो डेवलपमेंट, जो विकास होता है दोस्तों, ये आज से लगभग 15 ईयर्स से, वो कब से, 15 BC पहले इस कल्चर का आज से उद्गम होता है। क्या होता है दोस्तों, आज से लगभग 1500, आज से देखा जाए 1500 BC से पहले, अगर आज से देखा जाए लगभग 3500, मतलब 2000 में जोड़ेंगे 2000 प्लस 1000 तो 3000, 3000 पर आज से लगभग 3500 साल पहले जो है कि इस कल्चर का विकास होता है दोस्तों। आई होप इतनी बात समझ के होंगे। अब हम लोग देखते हैं ऋग्वेद के बारे में क्या खास है, उसको हम लोग देखने और समझने का प्रयास करते हैं। और हमने ये भी बताने का प्रयास किया दोस्तों, आर्य किस रीजन से आए थे। अच्छा, आर्य के बारे में जो है कि डिफरेंट विद्वानों का, डिफरेंट इतिहासकारों का, डिफरेंट आर्कोलॉजिस्ट का जो है कि अपना अलग अलग ओपिनियन है। इसमें जो है कि एक जो ज्यादा तक मत मानने वाले दोस्त हैं, मतलब कि जो ज्यादा मानने वाले जो विद्वान हैं दोस्तों, वो जो है ये बताते हैं कि जो आर्य थे आज के सेंट्रल एशिया वाले रीजन से बिलोंग करते थे। तो उनकी मतलब कि रहन सहन, बोली भाषा और जो उनकी शरीर का जो बनावटी थे, मतलब कि कैसे वो शारीरिक कितना स्ट्रेंथ था, इसके आधार पर जो दोस्तों विद्वानों ने अनुमान लगाया, उसका कुछ स्रोत मिलते हैं। जैसे आपके एक आपका इंस्क्रिप्शन मिलता है वो सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान रीजन में, या उस इंस्क्रिप्शन का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है अभी, बारबेरियन ऐसे कुछ करके है, ऐसा कुछ इंस्क्रिप्शन है जिससे इस बात का पता चलता है कि दोस्तों वो उस वाले रीजन से हो सकता है बिलोंग करते होंगे। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि आर्कटिक रीजन से आए थे, कुछ लोग मानते हैं सेंट्रल एशिया वाले रीजन से आए थे, कुछ लोग मानते हैं कि मतलब कि आसपास के रीजन से मतलब कि ये लोग आए हुए थे। लेकिन कुल मिला के दोस्तों हम ये आपको बताना चाहते हैं कि ये वैदिक कल्चर, जो आर्य पीपल थे दोस्तों, कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पे शिफ्ट हुए थे, यानी किसी दूसरे स्थान से आए होंगे। इससे भी पता चलता है कि जब वैदिक लोग आए होंगे, हो सकता है इनके पास टेक्नोलॉजी थोड़ा सा अपडेट रहे होंगे, इसलिए आर्य जो मतलब जो इंडस वैली पीपल के लोग थे, वो हो सकता है किसी का रिवर से डिफोरेस्टेशन कहा, या फिर मतलब कि सूखा पड़ गया हो, बाढ़ आ गया हो, या किसी का आक्रमण हुआ होगा, फिर इन लोगों का आगमन होता है। कुछ इस प्रकार से कहानी हो सकता रही होंगी, लेकिन उसका हमें कोई मतलब पुख्ता साबुत नहीं मिलता, इससे हम लोग को उससे मतलब कि जोड़ नहीं पाते, लिंक नहीं कर पाते। लेकिन अभी तक हमने आपको जो बताने और समझाने का प्रयास किया दोस्तों, आपको ये बात आपके दिमाग में पूरी तरीके से छप गई होंगी। अब हम लोग देखते हैं ऋग्वेद के बारे में देखने और समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो यहाँ से मैंने आई होप सब कुछ बता दिया, इसमें कोई जो छोटा नहीं होगा। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, जैसे जितने भी वेद हैं इनको अलग अलग सेग में ऋषि मुनियों ने इसको अलग अलग इसका रचना की है, उत्पत्ति की, इसको पता है। अच्छा, उस समय दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से आज जो हमारे पास लेखन शैली की डिफरेंट प्रकार से जो है कि इक्विपमेंट्स है, उस समय दोस्तों इन सब चीजें इक्विपमेंट्स नहीं थे। इसलिए उस समय क्या होता था दोस्तों, इन वेदों को रटाया जाता था। क्या किया जाता था? रटाया जाता था, यानी इसके हिम्स को, इसके स्रोत को, इसको स्टेबिल को, इसको वर्ड्स बाय वर्ड, जो सेंटेंस बाय सेंटेंस, बिट बाय बिट दोस्तों ये क्या करते थे। अच्छा, सेग यानी ऋषि और मुनियों ने इसकी रचना की थी, और जो प्रीस्ट यानी जो पुजारी हुआ करते थे, वो जैसे आज हम लोग पठन पाठन का क्या करते हैं, तो बुक किसी और ने लिखा है, लेकिन हम टीचर क्या करते हैं, उस लेखन शैली को हम लोग आप तक पहुंचाने और समझाने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से समझो कि उस समय के लोग भी मतलब कि बुक लिखने वाला कोई और ऋषि मुनि हुए थे, लेकिन उसको पढ़ाने और समझाने वाला जो है कि जो पढ़ाना और समझाता था उसको प्रीस्ट कहा जाता था। क्या कहा था तो प्रीस्ट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रीस्ट कहा जाता था। ये इन्हीं प्रीस्ट जो है कि अपने डिसाइपल, अपने स्टूडेंट,
जो आश्रम में विभिन्न विद्यार्थियों को बुलाया करते थे, उनको जो है कि शब्द बाय शब्द, सेंटेंस बाय सेंटेंस, स्टेबल बाय स्टेबल, मतलब कि जो स्टेबल हुआ करता था पूरे, मतलब शब्द बाय शब्द, बिट बाय बिट, जैसे उसमें लिखा हुआ वैसे बच्चों को रटाया जाता था, जिससे जिससे जो वैदिक कल्चर जो है कि ऋग्वेदिक जो आपके हिम्स हैं, जो उसके स्रोत हैं, जिसके प्रशंसक वर्ड है दोस्तों, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंच जाए और उनके जीवन की, उनकी जीवन शैली की, उनके जीवन यापन की, जो उनकी कल्चर है और स्ट्रेंथन हो सके दोस्तों, और अपने जीवन यापन को थोड़ा सा और सुगम और सरल बना सके दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों उन लोगों की शैली थी, इस प्रकार से सब कुछ उनका कल्चर था। आई होप इतना आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद के बारे में हम लोग दोस्तों देखने और समझने के प्रयास करते हैं। व्हाट वाज द स्पेशल इन ऋग्वेद, मतलब कि ऋग्वेद में क्या खास था, उसको दोस्तों हम लोग देखने और समझने का प्रयास करते हैं। इस वाले पेन से आपको तो दिख ही रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। हमने लिखा है ऋग्वेद। क्या लिखा है? ऋग्वेद। क्या लिखा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद को हम लोग देखने और समझने का प्रयास करते हैं। इसमें तो चलो मैं यहाँ पे ऐसे लाइन खींचता हूँ। अब आपको दिखा कि नहीं दिखा? चलो मैं इस पेन से लिख देता हूँ। ये दोस्तों मैंने लिखा है ऋग्वेद। क्या लिखा है? ऋग्वेद। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ऋग्वेद में जो सूक्तियां हुआ करते थे, क्या हुआ करता था दोस्तों? सूक्तियां हुआ करते थे, उसको हिम्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हिम्स कहा जाता था। इसमें हिम्स हुआ करता था। इसका मतलब होता है श्रुति। क्या होता है? श्रुति या स्रोत होता है, उपासना या प्रशंसक वर्ड, समझे, प्रशंसक वर्ड। इसको श्रुति कहा जाता था। क्या कहा जाता है? श्रुति कहा जाता था दोस्तों, या प्रशंसक शब्द ऐसे समझिए, प्रशंसक शब्द। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रशंसक शब्द कहा जाता है हिम्स। और यह हिम्स जो है कि ऋग्वेद में दोस्तों 1028 था, यानी 1000, मतलब कि मोर देन 1000 हिम्स हुआ करते थे। इसी हिम्स को दोस्तों उन्होंने क्या कहकर पुकारा? इसी हिम्स को दोस्तों उन्होंने सूक्त कहकर पुकारा। क्या कहा दोस्तों? सूक्त कहा। क्या कहा दोस्तों? सूक्त कहा। क्या कहा दोस्तों? इसी हिम्स को उन्होंने क्या कहा दोस्तों? सूक्त कहकर पुकारा। सूक्त का मतलब होता है, जैसे सूक्त होता है ना, सूक्त का मतलब हो दोस्तों वेल सेड, यानी अच्छी तरीके से कही हुई बातें को दोस्तों सूक्ति कहा। यानी उस समय के लोग जो बात कहते थे, जो बात लिखते थे, वो बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से कहते थे, यानी एक प्रकार साइंटिफिक तरीके से, मतलब वो अपनी बात को बताने और समझाने, या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक बताने और समझाने का प्रयास करते थे दोस्तों। आई होप ये बात समझ के होंगे हिम्स क्या होता है, हिम्स और कितने ऋग्वेद में कितने हिम्स हैं? 1028 हिम्स है। और इस हिम्स को दोस्तों सूक्ति कहा जाता है। सूक्त का मतलब होता है वेल से, जो अच्छी तरीके से कही गई बातों को, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? सूक्ति कहा जाता है दोस्तों। ऋग्वेद में बहुत सारे गॉड और गॉडेसेस की बात की गई है, लेकिन उस समय का जो प्रमुख गॉड हुआ करता था, उस समय का जो प्रमुख डायटी हुआ करता, जो भगवान हुआ करते दोस्तों, वो थे, क्या थे? अग्नि थे। क्या थे दोस्तों? अग्नि थे। ये गॉड ऑफ फायर थे, यानी आग के देवता थे। उसके बाद दोस्तों आपको इंद्र मिलते हैं। क्या मिलते हैं? इंद्र मिलते हैं। गॉड ऑफ थंडर, गॉड ऑफ वॉरियर, इनको जो है कि गॉड ऑफ वॉरियर कहा जाता था। और दोस्तों एक और आपको नाम मिलता है वरुण, या फिर सूर्य, सन की भी पूजा होती थी। किसके दोस्तों? सन की भी खूब पूजा हुआ करती थी ऋग्वेद में, और वरुण की भी खूब पूजा हुआ करती थी दोस्तों। ये सब कुछ ऐसे। और दोस्तों एक और आपको गॉड को मिलता है, दैट इज सोम की भी खूब पूजा हुआ करती है। सोम एक प्रकार की वृक्ष था, उससे जो रस निकलता था,
जो रस निकलता था दोस्तों, विच इज मेज प्रिपेयर फॉर ड्रिंक, इन सब चीजों का मतलब उसको ड्रिंक बनाने में उसका प्रयोग करते थे। इन सब वरुण का भी मतलब कि इंद्र थे, अग्नि थे, वरुण थे, इन सभी का दोस्तों ऋग वैदिक पीरियड्स में दोस्तों खूब पूजा पाठ हुआ करता था दोस्तों। और हमने ये बताया कि हिम्स वाज कंपोज्ड बाय ऋषि और सेजेस। और हमने ये भी बता दिया दोस्तों, जो प्रीस्ट हुआ करते थे, जो पुजारी हुआ करते थे, वो अपने मतलब की जनरेशन को सूक्ति को सुनाते थे, हिम्स को बताते थे, अच्छी तरीके से समझाते थे, और एक शब्द बाय शब्द, सेंटेंस बाय सेंटेंस, बिट बाय बिट उसको डिट्टो जैसे लिखा गया, जैसे बताया गया वैसे समझाया करते थे, सिखाया करते थे, जिससे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो जाए। एक बात दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों, इसको हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। दूसरी बात हम लोग ये समझते हैं कि इस बात को हम लोग समझते हैं, क्या समझते हैं, दूसरी बात दोस्तों हम ये समझते हैं कि उस समय जो कि लेखन शैली नहीं थी दोस्तों, लेखन शैली नहीं थी, तो इसी कारण जो कि ये सब चीजें मतलब कि और दोस्तों, और जब ऋग वैदिक पीरियड्स को आज से मतलब कि जब ऋग्वेद को दोस्तों, जब ऋग्वेद को उन्होंने लिखना स्टार्ट किया, तो लगभग दोस्तों इसको कलेक्ट करने में, इसको मतलब कि संशोधन में, इसको इकट्ठा करने में, कलेक्ट करने में लगभग 200 वर्षों का समय लगता है। कितना दोस्तों? 200 वर्षों में इसको पूरा कंपाइलेशन होता है, यानी इसको कंपोज किया जाता है धीरे धीरे, क्योंकि अब जनरेशन टू जनरेशन पास हुआ तो किसी ने उसको कलेक्ट किया होगा। तो इस प्रकार इसके कुछ इंस्क्रिप्शन जो है कि इंस्क्रिप्शन जो आपके बार्क ट्री के एक बार्क जो हिमालय रीजन में एक वृक्ष पाया जाता है, उसके जो छिलके होते हैं उस पर लिखा हुआ है, जो आज आपके महाराष्ट्र के पुणे के एक म्यूजियम में रखा गया है दोस्तों। तो ये सारी बातें हमने ऋग्वेद में देखने और समझने का प्रयास किया दोस्तों। आई होप ऋग्वेदिक के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन दोस्तों एक बात और हम बताने का प्रयास करते हैं कि जो ऋग्वेदिक का जो लैंग्वेज हुआ करता था वो दोस्तों संस्कृत में लिखा था। तो लेकिन एक बात हमारे दिमाग में आती है कि सर, जो आज हम लोग अपने स्कूल या कॉलेजेस में जो संस्कृत लैंग्वेज पढ़ते हैं, क्या इसी लैंग्वेज में आपके हमारा ऋग्वेद लिखा हुआ था? तो नहीं दोस्तों, जो उस समय की जो संस्कृत का लैंग्वेज था वो आज के संस्कृत से दोस्तों डिफरेंट था। क्या था दोस्तों? डिफरेंट था। अब हम लोग उसको इस पैटर्न में दोस्तों कुछ लैंग्वेज को समझने का प्रयास करते हैं। संस्कृत जो है कि दोस्तों, संस्कृत और अदर लैंग्वेज को समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। हमारे हम एक भारत का नक्शा बनाते हैं, एक भारत का मैप बनाते हैं, उसमें आपको बताने और डिटेल से समझाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। अब तक हमने जो कुछ बताया समझाया दोस्तों, आपको पूरी तरीके से बात समझ आ गई, स्पष्ट हो गई होगी, उसमें आपको तनिक भी मात्र भी कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों। तो क्या करेंगे, अगर किसी भी हमारे दोस्त सहपाठी जो हमारे व्यूअर हैं, अगर किसी प्रकार को कोई दिक्कत होगी तो दोस्तों अपना डाउट कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे हम आपको उस डाउट को नेक्स्ट लेक्चर में क्या करते हैं, सॉल्व कर सके। तो दोस्तों हमने क्या बताया अभी, ये बता रहे थे हम ये बता रहे थे कि भारत का एक हमने मैप बनाने चल रहे थे। तो हम दोस्तों एक भारत का मैप बनाते हैं, ऐसे रफ डायग्राम, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोगों ने भारत को यहाँ पे रफली ड्रॉ करने का प्रयास किया दोस्तों। इस वाले रीजन में जो आपके लैंग्वेज डेवलप हुए दोस्तों, इसको इंडो यूरोपियन लैंग्वेज कहा जाता है। क्या दोस्तों? इंडो, अच्छा मतलब कि ये पूरा आपको गुजरात वाला भी रीजन लीजिए आप। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, कौन सा? इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में कौन कौन से लैंग्वेज आते हैं दोस्तों? आपकी हिंदी आ जाती है। कौन सा? हिंदी आती है, आपका संस्कृत आती है, जो हिंदी जो है कि आपकी संस्कृत से ही निकली हुई है। तो ऐसे लिख ले, या हिंदी लिख ले या फिर संस्कृत ही लिख ले यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे आपकी गुजराती आ जाती है दोस्तों, सिंध आ जाती है, सिंधी लैंग्वेज। कौन सी दोस्तों? सिंधी लैंग्वेज आती है, गुजराती आ जाती है आपकी। ये सब आपके कौन से हैं दोस्तों? इंडो यूरोपियन फैमिली लैंग्वेज से बिलोंग करने वाले हैं। गुजराती, हिंदी, कश्मीरी आपकी आती है, हिंदी भी आती है, और दोस्तों यहीं पे आपकी कश्मीरी भी आ जाती है। क्या दोस्तों? कश्मीरी भी आ जाती है। ये सभी लैंग्वेज दो की और लैंग्वेज हैं दोस्तों, जो आपके इंडो यूरोपियन
इंडो यूरोपियन भाषा परिवार में आते हैं दोस्तों। और इसी श्रृंखला को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। इसी में दोस्तों आपके आसामीज भी आ जाते हैं। क्या दोस्तों आ जाते हैं? आसामीज भी आ जाते हैं। क्या दोस्तों? आसामीज। और दोस्तों इस ईस्टर्न की तरफ जो लैंग्वेज आपको डेवलप होती है दोस्तों, इसको नाम से जानते हैं, तो किसके नाम से जानते हैं दोस्तों हम लोग? इस लैंग्वेज को दोस्तों किस नाम से जानते हैं? इस लैंग्वेज को हम लोग दोस्तों आपको तिब्बतन लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। किसके दोस्तों? किसके नाम से जानते हैं? तिब्बतन लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज। किसको दोस्तों? तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज, यानी जो आपके नॉर्थ, यानी आज के नागालैंड, मणिपुर, आसाम और जो आपके मेघालय वाले जगह गारो खासी जनते ये सब जो है डेवलप हुई है दोस्तों। जब आप साउथ इंडिया में जाएंगे, साउथ इंडिया का जो लैंग्वेज है उसको द्रविडियन लैंग्वेज को बोलते हैं। क्या दोस्तों? द्रविडियन लैंग्वेज। द्रविडियन लैंग्वेज में दोस्तों आपके कौन कौन से लैंग्वेज आ जाते हैं? आपके आ जाते हैं कन्नड़ आ जाता है, तेलुगु, तमिल, आपके मलयालम, ये सभी लैंग्वेज कैसे हैं दोस्तों? द्रविडियन लैंग्वेज है। कौन से दोस्तों? द्रविडियन लैंग्वेज है दोस्तों। अब मैं एक आप शब्द को इसमें एनसीईआरटी में बताया गया है, जैसे संस्कृत मातृ को क्या कहा जाता है? माँ को संस्कृत में क्या कहा जाता है? मातृ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मातृ कहा जाता है। हिंदी में माँ कहा जाता है। और मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज में मदर कहा जाता है। यानी थोड़ा सा इसमें प्रोनाउंसिएशन में चेंज होता है। उसके बाद रीजन टू रीजन कैसे दोस्तों ये लैंग्वेज बदलती जाती है, इसका अपना स्वरूप दिखाने और समझाने का प्रयास किया दोस्तों। तो ये सारी बातें आप दोस्तों समझ गए होंगे, कैसी कौन कौन सी लैंग्वेज कहाँ कहाँ पे बिलोंग करती है, हम लोग दोस्तों आपको बताने और समझाने का प्रयास किया। तो दोस्तों आज हम लोग अब हम नेक्स्ट वन देखने समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों जो ऋग्वेद था, जो ऋग्वेद का जो हिम्स जो मंत्र थे उसमें का जो आपके सुक्त हुआ करते थे, जो रिसाइड किया करते थे, यानी इसको जप किया करते थे। क्या करते थे? जपते थे। क्या करते थे? जपते थे। और इसी जप से दोस्तों लोगों को लर्न होता था और धीरे धीरे जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में दोस्तों क्या हुआ करता था? पास किया करते थे दोस्तों। आई होप मैंने अभी तक जो आपको समझाने और बताने का प्रयास किया दोस्तों वो आपके माइंड में छप गया होगा। आज की वीडियो को हम लोग दोस्तों यहीं तक रखते हैं और हम लोग नेक्स्ट वन वीडियो में जब मिलेंगे इसको और डिटेल से समझने का प्रयास कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि वीडियो अगर ज़्यादा लंबी हो जाती है दोस्तों तो अपलोड करने में दिक्कत होगी दोस्तों। बिफोर वी डिस्पर्स, जाने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर ये दोस्तों अगर ये वीडियो जो है कि आप मतलब कि ऐसे लोगों को रिकमेंड में जाती है जो आपके मतलब कि आपके हो सकता है हेल्पफुल ना हो, या फिर आपके कलीग होंगे, छोटे बड़े भाई बहन होंगे, उनको बताइए, उनको समझाइए और उनको बताइए कि भाई ऐसा कुछ इनिशिएटिव चल रहा है। अगर आपके हेल्पफुल नहीं हो रहा है तो अपने छोटे भाई बहन को बताएं, वो इस लेक्चर को अपने ज़्यादा सहपाठियों में जोड़ने और थोड़ा सा शेयर करने का प्रयास करें दोस्तों। इसी आशा के साथ दोस्तों आपने इस वीडियो को बहुत ही सहजता से सुना दोस्तों, इसके लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट वन वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।